हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज सेंटर में। गाइस, आज वेडनेसडे है और हमारा आज का शेड्यूल है अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि हिस्ट्री का एक और टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हमने देखा है कि हमने पुर्तगाल स्टार्ट किया था, मतलब यूरोपियन कंपनी हमने शुरू किया था। पुर्तगाल स्टार्ट किया, पुर्तगाल के बारे में जाना, कब उसका अंत हुआ, कब शुरू हुआ वो जाना। उसके बाद हम आए डच पे। अब डच के बाद अब भारत में प्रवेश करते हैं अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब भारत के व्यापार में इंटरेस्ट लाती है, क्योंकि पुर्तगाल और डच ने जो धन कमाया उसके बाद ब्रिटिश के मन में भी ये लालच आ गया कि भारत तो एक प्रमुख केंद्र बन चुका है व्यापारियों का। अब व्यापार बहुत अच्छा होता था भारत में, इसीलिए अब ब्रिटिश कंपनी ने भी अपना भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अब भारत में व्यापार करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो गाइस, नोट पैड लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे। इसलिए गाइस, पूरी वीडियो देखें, तब जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। चलिए गाइस, बोर्ड पे देखिए क्या मैंने लिखा है और क्या मैंने आज आपका टॉपिक बनाया है। तो गाइस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का आगमन। गाइस, जब डच कंपनी थी, डच जिस समय भारत में व्यापार करी थी, उसी समय ब्रिटिश कंपनी भारत में आ चुकी थी। यहाँ तक कि पुर्तगाली जब व्यापार कर रहे थे तब भी ब्रिटिश कंपनी भारत आ चुकी थी। लेकिन उस समय, जिस समय ब्रिटिश आई, उस समय ब्रिटिश ने पहले भारत में आके व्यापार करने के नजरिए से पहले पूरा जांचा परखा, तब जाके उसने अपना कदम जमाया भारत में। डच कंपनी ने जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी खोली, उससे पहले ही भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। तो गाइस देखते हैं बोर्ड पे। सन 1549 में अंग्रेजों ने गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। देखिए गाइस, यहाँ से नोट कीजिएगा, गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। गाइस, ये जो कंपनी की स्थापना की गई थी, जो ब्रिटिश ने की थी, इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पूर्वी देशों में जाके व्यापार करना। इसीलिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्ट, देखिएगा यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ और मार्क कर दे रहा हूँ, रॉयल चार्ट जारी किया 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। रॉयल चार्ट जारी किया, जिसमें यह दिया गया था कि 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश को दे दिया गया था कि आप 15 वर्षों तक जाइए, आप पूर्वी देशों में व्यापार कीजिए। गाइस, बात ब्रिटिश की हो, चाहे डच की हो, चाहे पुर्तगाल की हो, इन तीनों ने भारत में बहुत ही ज्यादा व्यापार किया था। लेकिन अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज की नीति सिर्फ व्यापार तक की नहीं थी। अंग्रेज पुर्तगाल आए, व्यापार करे, अपनी संस्कृति बसाने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद उनका भी पतन हो गया। डच आए, डचों ने भी व्यापार किया, लेकिन ये था कि डच का एक ही मोटिव था कि वो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी पतन हो गया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज सिर्फ व्यापार पे ही खुश नहीं थे, उन्होंने इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत पे कब्जा किया, अब भारत को गुलाम बना लिया। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं इन्होंने क्या व्यापार किया है, फिर धीरे धीरे हम बात करेंगे कौन कौन से युद्ध निर्णायक साबित हुए जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ। तो गाइस, बोर्ड पे देखिएगा, 15 वर्षों के लिए रॉयल चार्ट जारी किया, पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही 217 कंपनी के साथ साझेदार था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुलने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 कंपनी शामिल थी जो व्यापार करती थी। आगे देखिएगा गाइस, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यू कंपनी का विलय हुआ। ये न्यू कंपनी ब्रिटिश की थी जो सन 1708 में इसका विलय हुआ। अब विलय होने के बाद इस कंपनी का नाम जो था वो बना, देखिएगा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। पहले गाइस देखिएगा इंग्लैंड के बदले लिखा हुआ था लंदन, यहाँ देखिएगा गाइस लंदन लिखा हुआ था, लेकिन लंदन हट के ये 1549 में था, और लंदन हट के ये बन गया इंग्लैंड जब न्यू कंपनी का विलय हुआ। अब गाइस सन 1708 में तो ये विलय तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही भारत में व्यापार करने के मोटिव से अब ब्रिटिश सरकार ने यानी वहां के राजा ने अब अपना राजदूत भारत भेजा। जैसे कि पुर्तगाल से वास्को डिगामा आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, वैसे ही भारत में ब्रिटिश सरकार के एक राजदूत आए। पुर्तगाल में वास्को डिगामा एक व्यापारी के तौर पे आए थे, लेकिन ये राजदूत बन के आए। इनको भेजा था ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम, उनका नाम था जेम्स प्रथम। उन्होंने अपना राजदूत बना के भारत भेजा, और वो सीधा कहाँ गए गाइस, ये देखिएगा, वो सीधा मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। गाइस जितनी भी घटना हुई याद रखिएगा, यूरोपियन कंपनी जो आई वो आधुनिक भारत में नहीं आई, वो मध्य भारत के इतिहास में ही आ चुकी थी। इसलिए गाइस मैं इस टॉपिक को ना मिडेवियल हिस्ट्री ना मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ रहा हूं, मैं इसको लिंक अलग से कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। गाइस देखिएगा, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में अपने व्यापारिक कोठियां खोलने के लिए अपना राजदूत भारत भेजा, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। गाइस इन्होंने जब अपना राजदूत भेजा तो व्यापारिक कोठियां खोलने के लिए तो उद्देश्य से भेजा ही था, ताकि ये जाके वहां के सम्राट यानी कि जो उस समय के सम्राट थे जहांगीर मुगल साम्राज्य के, उनसे क्षेत्रों पे अधिकार के लिए मतलब किराए पे वो ले सके, क्षेत्र ले सके, जैसे कि सूरत हो गया, बंगाल हो गया, बंबई हो गया, इन क्षेत्रों पे वो अपनी कंपनियां खोलना चाहते थे। उसका अधिकार पत्र मुगल सम्राट से चाहिए था, जहांगीर से। इसीलिए ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश के राजदूत सीधा मुगल सम्राट जहांगीर के पास गए। जैसे वास्को डिगामा जब भारत आए तो उनको जमोरिन ने स्वागत किया था, और जमोरिन ने ही उनको आगे का रास्ता दिखाया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मुगल साम्राज्य के पास गए। तो गाइस आप इतना नोट कीजिए, बहुत ही डीप चीज है, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुगल सम्राट जेम्स ने अपने राजदूत को भेजा जहांगीर के दरबार में। जो राजदूत आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। सन 1608 में राजदूत बनाकर भेजा, और 1609 में पहली मुलाकात जहांगीर के दरबार में हुई, जो अजमेर में हुई थी। याद रखिएगा, सन 1609 में मुलाकात हुई थी अजमेर में। कैप्टन हॉकिंस अरबी और फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा खासा ज्ञाता था। उसको फारसी और तुर्की बहुत अच्छे से बोलना आती थी, इसीलिए वो जब जहांगीर के दरबार में गया तो उसने फारसी भाषा का उपयोग किया, और फारसी भाषा में जहांगीर से संवाद किया यानी कि बातचीत की। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में बसने की आज्ञा मांगी कि हमको सूरत में बसने की आज्ञा दीजिए, हम वहां अपना व्यापारिक कोठिया या कारखाने हम वहां खोल सके। परंतु जब ये बात सूरत के व्यापारी जो सूरत में उस समय व्यापार कर रहे थे वहां के निवासी और पुर्तगाल को जब पता चला, तब इन्होंने विरोध किया कि नहीं, सूरत में हम आपको बसने नहीं देंगे, सूरत में हमारा अधिकार है, हम यहाँ व्यापार करेंगे। जब ये विरोध हुआ तब
मुगल सम्राट जहांगीर ने आज्ञा नहीं दी, अनुमति नहीं दी ब्रिटिश को कि आप वहां सूरत में बसिए। फिर गाइस आगे 1611 ईस्वी में अंग्रेज का एक कैप्टन आया भारत, जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। देखिएगा यहाँ पे कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली क्षेत्र में पुर्तगाल के जहाजी बेड़े को पराजित किया। यानी कि ब्रिटिश में और पुर्तगाल में जहाजी बेड़ों में छोटा सा संघर्ष हुआ सन 1611 में। जब पुर्तगाल पराजित हो गई तो जहांगीर इससे प्रभावित हुए। उनको ये लगा कि अगर अंग्रेज को, ब्रिटिश कंपनी को मैं अगर अनुमति दे देता हूं तो कुछ हद तक मुगल साम्राज्य के जो जहांगीर थे, उस समय सम्राट थे, उनके काबू में आ जाएगी स्थिति। क्योंकि अभी तक तो पुर्तगाल कर देते आए थे, क्योंकि पुर्तगाल ने तो डायरेक्ट मुगल साम्राज्य से अनुमति तो ली नहीं थी कि हम यहाँ बसे या नहीं बसे, उन्होंने अधिकार छीना था। लेकिन ब्रिटिश की पहली चाल ये थी कि हम प्यार से जाएंगे, अनुमति लेके व्यापार करेंगे। लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने संघर्ष किया, और इस संघर्ष को देखते हुए मुगल सम्राट जहांगीर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों को स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी, वो भी सूरत में सन 1613 ईस्वी में। सन 1613 ईस्वी में अब अंग्रेजों को मिल गई थी अनुमति कि अब आप स्थायी कारखाना खोल सके। ये एक छोटी सी जीत थी अंग्रेजों के लिए और छोटा सा रास्ता था जिससे वो आगे भारत में अपना कदम रख रहे थे। एक गाइस पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब ब्रिटिश ने भारत में अपना कदम रखा तब ये ना मुगल साम्राज्य को पता था, ना ही पुर्तगाल डच को पता था कि अब भारत में सिर्फ अंग्रेजों का शासन चलने वाला है। इसकी जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि इन लोगों को जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ इस बारे का कि ये भारत पे कब्जा करने आ रहे हैं, सिर्फ व्यापार के मध्य से नहीं आ रहे। तो पुर्तगाल ने जब विरोध किया और जब पुर्तगाल से ब्रिटिश जीत गई तो मुगल सम्राट जब उससे खुश होकर उनको सूरत का अधिकार, मतलब सूरत में अनुमति दे दी, तब आगे पुर्तगाल का पतन होने का समय आ गया था। ये वो समय था जब पुर्तगाल अपना अधिकार क्षेत्रों से खोती जाएगी और डच साथ साथ में डच भी अपना अधिकार अब धीरे धीरे खोएगी ही। डच बेशक इस समय उसका स्टार्टिंग था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो डच से पहले खुल गई थी, स्थापना हो गई थी, इसलिए डच ज्यादा दिन तक भारत में टिकी नहीं थी। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अब जब ब्रिटिश को अनुमति मिल गई तो उन्होंने अब अपने कारखाने भी स्थापित करना शुरू कर दिए। अब दौर आगे बढ़ा धीरे धीरे। अब ब्रिटिश ने अपना दायरा बढ़ाया, विस्तार की नीति बढ़ाई, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसलिए अब 1615 ईस्वी में, सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने अपना दूत भेजा भारत, जिसका नाम था सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ जो जब भारत आया दूत बन के, तो उसने पहले से ही सारे शाही फरमान प्राप्त कर लिए थे सम्राट से, यानी मुगल साम्राज्य से पहले ही सारे शाही फरमान जारी प्राप्त कर लिए थे। व्यापारिक कोठियां खोलने के लिए, फैक्ट्रियां खोलने के लिए, कारखाना खोलने के लिए, क्षेत्र किस क्षेत्र में खोलना है उसमें बसने की अनुमति भी ले ली थी। मतलब कि अब ब्रिटिश ने अपनी चाल पूरी तरीके से बिछा दिया था भारत में व्यापार करने का। देखिएगा इस यहाँ पे कब कब कौन कौन सी कोठियां खोली गई हैं। अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियां की स्थापना की। नीचे देखिएगा इस सन 1619 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, गाइस मुसलीपट्टनम में पुर्तगाल ने भी अपनी कोठी खोली थी, डच ने भी खोली थी, और यहाँ पे अंग्रेज ने भी अपनी कोठियां खोली हैं गाइस।
मुसलीपट्टनम एक केंद्र था व्यापारिक कोठियों का बहुत बड़ा। जो भी यूरोपियन कंपनी आया मुसलीपट्टनम में, उसने अपनी व्यापारिक कोठिया की स्थापना की ही थी। अब आगे देखिएगा, सन 1639 में मद्रास, सन 1651 में हुगली की भी में व्यापारी की कोठिया खोली की। जब साउथ में हुआ, ईस्ट में हुआ और वेस्ट में व्यापारिक कोठिया खोल दी गई, कारखाने खोल दिए गए। अब बारी थी पूर्वी क्षेत्र यानी कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल की। देखिएगा, इस सन 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना पूर्वी क्षेत्र में उसने खोला, वो था उड़ीसा के बालासोर में। उसके बाद बंगाल और फिर बिहार में भी उसने अपना कारखाना खोला। गाइस, जब कारखाना खोल दिया पुर्तगालियों से, संघर्ष भी हो गया। लेकिन गाइस, यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा, सन 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ, तब एक नया मोड़ आया गाइस। नया मोड़ ये था कि पुर्तगाल के कब्जे में उस समय बंबई था। अब बंबई उसने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में भेंट कर दिया। ये गाइस नोट कर लीजिएगा कि बंबई पर अधिकार किया नहीं गया या छीना नहीं है ब्रिटिश कंपनी ने, उसको दहेज में मिला था पुर्तगालियों की तरफ से। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको आप। फ्रेंड्स, अब जब उनका विवाह हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, तो अब आगे की रणनीति तय की गई। अब एक और कोठी खोली गई थी सन 1639 ईस्वी में, जो था मद्रास में जमीन के पट्टे के कारखाना खोला गया था। जमीन के पट्टे के एक कारखाना खोला गया 1639 ईस्वी में मद्रास में। गाइस, पुर्तगाल ने जो बंबई को दहेज में दिया था, भेंट किया था राज सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, उन्होंने वो बंबई कंपनी को दे दी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई 10 पाउंड वार्षिक क्रय पे। मतलब सालाना 10 पाउंड किराया वसूलेगी बंबई से चार्ल्स द्वितीय। ये एक रणनीति के तहत किया गया था। गाइस, यहाँ आप एक चीज देखिएगा, पुर्तगाल ने व्यापार किया सामानों का, मसालों का, कपड़ों का। डचों ने भी कुछ इसी तरीके से कुछ व्यापार किया। लेकिन ब्रिटिश ने सीधा व्यापार अधिकार क्षेत्रों पे किए, यानी कि वो सीधा व्यापार करती थी क्षेत्रों पे। किसी क्षेत्र पे कब्जा करके उसको कंपनी को किराए पे दे देती थी, जिससे बहुत ही बड़ा मुनाफा ब्रिटिश सरकार कमाती थी। आगे देखिए गाइस, क्या क्या हुआ था। जो मद्रास में जमीन के पट्टे का कारखाना खोला गया था, उसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। गाइस, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो सन 1639 ईस्वी में मद्रास में जो जमीन के पट्टे का कारखाना ब्रिटिश ने खोला, उसका क्या नाम था। ऑप्शन में ये जरूर होगा। अब इसका देखिएगा, इस 1686 ईस्वी में, सन 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। हुगली में इनको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, मुगल सम्राट ने दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको लूट लिया और मुगल सेनाओं से इनका संघर्ष हुआ। इस समय अंग्रेज ताकतवर नहीं थी कि वो मुगल सेना का सामना कर सके, इसलिए अंग्रेजों का पराजय हुआ और यहाँ पे अंग्रेजों से अपने अधिकार छीन लिए, खोने पड़े। मतलब अंग्रेजों ने अपने अधिकार खो दिए। अब मुगल सम्राट, जो कि उस समय औरंगजेब थे, उन्होंने वो क्षेत्र वापिस उनसे ले लिए। लेकिन बाद में
मुगल अंग्रेजों ने मुगल सम्राट औरंगजेब से माफी मांगी। इस चीज के लिए माफी मांग के इन्होंने अपना कारखाना वापस स्थापित किया, वापस व्यापार किया। लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपया हर्जाना लिया। जो भी नुकसान हुआ था उस संघर्ष में, उसका 1.5 लाख रुपया लिया था। उस समय 1.5 लाख बहुत होते थे गाइस। तो 1.5 लाख रुपया हर्जाना लिया। इसके बाद एक शाही फरमान जारी किया गया मुगल साम्राज्य से सन 1691 ईस्वी में। 1686 में संघर्ष हुआ, उसके बाद माफी मांगी गई और 1691 में एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें यह था कि बंगाल में अब ब्रिटिश की कंपनी 30,000 रुपए सालाना दे के वार्षिक कर, देखिएगा जहां लिखा है वार्षिक कर, सालाना टैक्स देकर बंगाल में अपना व्यापार कर सकती है। और इसमें बंगाल कंपनी को सीमा शुल्क की छूट दी गई थी। वार्षिक कर तो इनको लगा, लेकिन जो बाउंड्री टैक्स होता है, सीमा शुल्क, वो उससे इनको छूट दे दी गई थी। ये शाही फरमान मुगल साम्राज्य से ही जारी किया गया था। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। सन 1698 ईस्वी में 16 गाइस जो मैं बताता हूँ, लास्ट में जो इन्होंने संघर्ष मुगल सेना से हारा था, उसमें मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत के जब अधिकार खो दिए थे, तब दोबारा इन्होंने माफी मांगी। माफी मांग के औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लगा के वापिस इनको अनुमति प्रदान कर दी। अब आगे देखिए गाइस, जब अनुमति प्रदान कर दी तो वहां जो औरंगजेब ने गलती की, उस गलती की सजा इधर मैं बताऊंगा कि क्या वो गलती थी जिसकी वजह से भारत को उस गलती की सजा भुगतनी पड़ी। साथ साथ एक कहानी में एक और ट्विस्ट आता है फिर, मतलब कि इस अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया की कहानी, यानी जो इतिहास है, इसमें एक ट्विस्ट यह आता है कि सन 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने पूरा भारत अपने हाथ से गवा दिया। तो आइए गाइस देखते हैं, बोर्ड पे देखिएगा गाइस। सन 1698 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने 12,000 रुपए का भुगतान कर के 3 गांवों की जमींदारी पर अधिकार किया। देखिएगा इस कौन कौन सी गांव है, सुनातनी, कालिकता, गोविंदपुर। इन तीनों का 12,000 रुपए का भुगतान कर करके इन्होंने इनकी जमींदारी हासिल की और इसका नाम रखा गया, मतलब वहां पे किले की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम के किले की स्थापना की। साथ ही साथ गाइस जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था, वो ट्विस्ट ये था, सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी के एक डॉक्टर जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन ने उनका सफलपूर्वक इलाज किया। इससे वो प्रभावित हुए, बहुत ही खुश हुए और उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया गाइस। ये फरमान जो था ब्रिटिश सरकार के लिए फायदे का सौदा बन गया। अब भारत ने ब्रिटिश को गुलामी के लिए आमंत्रण कर दिया, यानी कि फर्रुख सियर ने अब ब्रिटिश को पूरा आजादी दे दी कि अब आप भारत को गुलाम कर सकते हो। क्योंकि जब तक मुगल सम्राट के हाथ में था भारत, तब तक भारत अंग्रेज के कब्जे में नहीं था। जो गलती औरंगजेब ने की, वही गलती आके फर्रुख सियर करता है। आइए देखिएगा वो क्या गलती है जिसकी वजह से 190 सालों तक भारत गुलाम रहा। देखिएगा सफल पूर्वक इलाज होके इतना खुश हो गए फर्रुख सियर कि उन्होंने बंगाल को में व्यापार करने, आसपास की भूमि किराए पर लेने के लिए कोई शुल्क अदा नहीं की। जो 3,000 रुपए शुल्क लिया जाता था वार्षिक कर, उसके बदले व्यापार करने, आसपास की भूमि किराए पर लेने, साथ साथ सूरत में जो 10,000 रुपए वार्षिक कर लिया जाता था,
उसके बदले निःशुल्क व्यापार करने, और साथ साथ बंबई की टकसाल यानी जो बंबई में सिक्कों की कंपनी थी जहां सिक्के छापे जाते थे, ये सारी चीजें मुगल साम्राज्य से जो फरमान निकला था वो अब फरमान ब्रिटिश को मिल गया, यानी कि मुगल साम्राज्य से मान्यता दिलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह अधिकार किसने प्राप्त करवाया? विलियम हैमिल्टन ने, क्योंकि इन्होंने ही इलाज किया था। इलाज करके इन्होंने मौके पे चौका मारा, फायदा उठा लिया। इतिहासकार आर्म्स, जो इतिहासकार आर्म्स है, उन्होंने इस फरमान को महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा। गाइस, अब 3-4 बातें मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। बंबई के जो संस्थापक थे उनका नाम था जेम्स आंगियार। जॉब चॉर्नॉक जो थे कलकत्ता के संस्थापक थे, और जो चार्ल्स आयर थे वो फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता के प्रथम प्रशासक थे। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। जेम्स आयंगर थे बंबई के संस्थापक, जॉब चॉर्नॉक जो थे कलकत्ता के संस्थापक थे, और चार्ल्स आयर जो थे फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में प्रथम प्रशासक थे। साथ साथ विलियम मॉरिस, गैस लिखिएगा, विलियम मॉरिस जो भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बन के, जिनको औरंगजेब के दरबार में विशेषाधिकार प्राप्त हुआ कारखाने खोलने का और साथ साथ नई कंपनी का गठन करने का। तो गाइस, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ब्रिटिश कंपनी आज हमने एक समाप्त किया है। अगला हम करेंगे फ्रांसिस के बारे में जानेंगे। और फ्रांसिस में गाइस एक बात नोट कीजिएगा कि पुर्तगाल का पतन हो चुका होता है, डचों का पतन हो चुका होता है, लेकिन अंग्रेजों का अभी तक कोई पतन नहीं हुआ। जब आगे वाली वीडियो आएगी फ्रांसिस के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि अंग्रेज की क्या रणनीति रही, जिसकी वजह से पुर्तगाल और डच और फ्रांसिस तीनों का पतन हो गया। तीनों भारत के व्यापार से बाहर चले गए और 190 साल के लिए भारत गुलाम बन गया। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पे रहेगी, लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो आएगी हिस्ट्री की नेक्स्ट वेडनेसडे, और फ्राइडे को मिलते हैं हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्ट 2 के साथ। थैंक यू गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।